डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम लोगों ने देखा था कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा कैसे प्राप्त किया जा सकता है और पोजीशन ऑफ मिनिमा कैसे प्राप्त किया जा सकता है स्क्रीन पर, और हमने फ्रिंज विड्थ के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है और पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए स्लैब कैसे होता है। जब हम स्लिट के सामने अगर रख देते हैं, स्लिट के सामने एक स्लैब रख देते हैं, ट्रांसपेरेंट स्लैब रख देते हैं, तो चूंकि स्लैब का जो ग्लास है उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सपोज कीजिए कि म्यू है, तो उसके कारण कुछ न कुछ पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, कुछ न कुछ पाथ डिफरेंस हो सकता है उसके कारण। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ बदल जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि यह कोई स्लैब है और इस स्लैब का थिकनेस T है, ये स्लैब है और इसका थिकनेस हमने मान लिया कि T है। कोई रे 1 है, इस रे यहां से जो रे जा रहा है इसको हम रे 1 कहते हैं, या इसको हम रे 1 कहें, और एक इसको कहें रे 2, जो कि बिना रे 1 और रे 2 एक के रास्ते में एक स्लैब, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब रखा हुआ है, और दूसरे के रास्ते में कुछ भी नहीं है, एयर है। तब ये देखें कि पाथ डिफरेंस कैसे हो सकता है और ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है। तो जरा सोचिए कि अगर यह स्लैब से होकर कोई रे गुजरता है, तो स्लैब का कुछ न कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने से, म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा होने के कारण स्पीड यहाँ लाइट का जो होगा वह कम हो जाएगा। जितना देर लगेगा इसको स्लैब को पार करने में, ग्लास स्लैब को पार करने में, उतने समय में, यहां से यहां तक पार करने में सपोज कीजिए कि टाइम T1 लगता हो, तो उतने समय में इसमें जो है, उतने समय के लिए जो वेलोसिटी है, उसका स्पीड ऑफ लाइट है, वह घट गया है एयर के अपेक्षा। लेकिन यहां तो यह लाइट एयर में जा रहा है, तो T1 समय में लाइट अगर इतना ही क्रॉस कर सकता है, तो हो सकता है कि इस होकर जब लाइट जाएगा, यानी जब एयर से होकर जाएगा, तो उतने ही समय में इससे ज्यादा दूरी तय कर ले, क्योंकि यहाँ तो लाइट का स्पीड c है और यहाँ लाइट का स्पीड c नहीं रहेगा, घट जाएगा। और आप जानते हैं कि म्यू बराबर होता है c/v, तो v बराबर क्या हो जाएगा, c/म्यू। यहाँ लाइट का स्पीड है c/म्यू, लेकिन यहाँ लाइट का स्पीड है c, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ c है, लेकिन यहाँ स्पीड का लाइट c/म्यू है। तो c/म्यू होने के कारण, यानी एक से बड़ा क्वांटिटी से यदि आप डिवाइड कीजिएगा, तो जो न्यूमेरेटर, जो कोशेंट आएगा, वह तो कम हो जाएगा। तो कोशेंट कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि स्पीड घट गया, लेकिन यहाँ तो स्पीड वही है। इसका मतलब है कि T1 समय में यह ज्यादा दूरी तय करेगा इसके अपेक्षा यह रे ज्यादा दूरी करेगा उतने ही समय में। तो जितने का टाइम का डिफरेंस होगा, ठीक है, उतने टाइम में या कितना अधिक डिस्टेंस चला, उतना पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो यही कारण है कि दोनों रे के बीच कुछ न कुछ पाथ डिफरेंस होगा। और ऑप्टिकल पाथ लेंथ किसको कहेंगे कि जितने समय में लाइट एक स्लैब को पार किया, उतने समय में एयर में जितना दूरी तय किया, उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और ऑप्टिकल पाथ लेंथ को हम दिखा सकते हैं कैसे, T समय में
सपोज कीजिए कि थिकनेस टी है, थिकनेस टी है, तो उसके इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना तय करेगा, म्यू टी करेगा। तो म्यू टी को हम कहेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और म्यू टी अगर ये दूरी तय है और यह दूरी टी है, तो म्यू टी माइनस टी होगा पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। इस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस म्यू टी माइनस टी को हम टी कॉमन ले लें तो म्यू माइनस 1 इंटू टी लिख सकते हैं। तो इसी को मैं अभी आपको बता रहा हूं, लिख दे रहा हूं। Suppose, let us consider two light waves one and two are passing as shown in figure ray 1 is passing through a glass slab of thickness T and refractive index mu and ray 2 is passing in air. Speed of ray 1 in slab बराबर होगा c बाई म्यू। कैसे होगा c बाई म्यू? तो आपने पढ़ा था कि म्यू इज इक्वल टू होता है c बाई भी। तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये एयर, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। तो इस मीडियम में v का वैल्यू क्या लिखेंगे, c बाई म्यू लिखेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा कि स्पीड ऑफ रे 1 इन स्लैब इज इक्वल टू c बाई म्यू। और सपोज कीजिए कि इसको टाइम लगता है t, तो टाइम लगता है t, तो t1 बराबर क्या, t1 समय में यह कितना दूरी तय करता है। अगर मान लीजिए कि इसको पार करने में लगा समय t1, if t1 is the time to pass through the slab, then t1 बराबर है, टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है थिकनेस t और डिवाइडेड बाय, या थिकनेस ठीक है t डिवाइडेड बाय ये स्पीड क्या है, c बाई म्यू। तो यह हो जाएगा म्यू टी बाई सी। और इतना ही दूरी तक चलने में इसको कितना समय लगा, रे 2 को, द डिस्टेंस t कवर्ड बाय रे 2, इसको तो कम ही समय लगेगा। t2 बराबर हो जाएगा t बाई सी, डिस्टेंस बाय स्पीड। इसलिए टाइम का डिफरेंस क्या होगा,
इसलिए डिफरेंस इन टाइम इन कवरिंग डिस्टेंस t इज, अगर डिफरेंस T1 डेल्टा T बराबर T1 माइनस T2 है, तो T1 कितना है, म्यू टी बाई सी माइनस टी बाई सी, दिस इज इक्वल टू T कॉमन ले लें T बाई सी, तो T बाई सी अगर कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा म्यू माइनस 1, यह डेल्टा T हो गया। और इतने ही समय में यहां लिखता हूं, इतने ही समय में यह ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा, यह पाथ डिफरेंस, इसलिए पाथ डिफरेंस बराबर है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, टाइम का डिफरेंस मालूम है डेल्टा टी, तो स्पीड इनटू टाइम अगर हम करेंगे तो क्या होगा, स्पीड, लाइट का स्पीड इनटू टाइम, लाइट का स्पीड है c इंटू टी बाई सी इंटू म्यू माइनस 1, तो c से c कैंसिल हो गया, इसलिए पाथ डिफरेंस कितने का हुआ, पाथ डिफरेंस बराबर है म्यू माइनस 1 इंटू टी का हुआ। इसको आप ध्यान रखेंगे, दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो दोनों के बीच माने T1 समय में और T2 समय में अगर चल रहा है तो पाथ डिफरेंस कितने का हुआ, तो यह म्यू माइनस 1 इंटू टी हुआ। आप इसको दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि इसका स्पीड c बाई म्यू है और इसका स्पीड c ही है, तो स्पीड दोनों का c बाई म्यू तथा c स्पीड हो गया दोनों लाइट के लिए, स्लैब में या स्लैब से बाहर। अब जरा सोचिए एक मिनट के लिए कि पाथ डिफरेंस जितना समय में यह इसमें जा रहा है, जितना समय में यह लाइट, जीवन समय में अगर लाइट इसको पार कर रहा है टी थिकनेस, तो इसका मतलब है कि उतने ही समय में यह लाइट कितना पार करेगा, तो म्यू टी डिस्टेंस पार करेगा। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा उतने ही समय के लिए, पाथ डिफरेंस हो जाएगा म्यू टी माइनस टी, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो आप दोनों तरह से ही इसको आप बता सकते हैं कि पाथ डिफरेंस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम रास्ते में रख दें तो पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, घट जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर ऑप्टिकल पाथ लेंस घट जाएगा। ओके, तो इस चीज को आप हमेशा रखें कि यदि किसी स्लिट के आगे अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तब ऐसी स्थिति में ऑप्टिकल पाथ लेंथ पहले से कम यहाँ हो रहा है, तो कुल पाथ डिफरेंस कितने से बढ़ेगा कि घटेगा, ये हम आगे बताएंगे। और ऑप्टिकल पाथ क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन द टाइम इन विच लाइट covers the distance equal to the thickness of the slab is called the optical path। यानी ऑप्टिकल पाथ वह समय है जितने समय में एयर में लाइट दूरी तय, उतने ही समय के लिए दूरी तय करता है जितने समय में कोई लाइट इस स्लैब को पार कर रहा हो। तो उतने ही समय में जितना दूरी कवर कर लिया उसी को हम कहेंगे ऑप्टिकल पाथ। यानी ऑप्टिकल पाथ बराबर क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ अगर हम बताएं तो ऑप्टिकल पाथ कहेंगे किसके बराबर, म्यू टी के बराबर होता है ऑप्टिकल पाथ। यह हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा है ऑप्टिकल पाथ लेंथ का डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूं। ऑप्टिकल पाथ लेंथ किसको कहेंगे,
the distance covered by the light in air in the time for which it travels in the glass slab or in any medium is called optical length. So optical length is equal to mu into T. म्यू उस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और टी उस स्लैब का थिकनेस है। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर हम स्लैब से तुलना करते हैं तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं कि उस स्लैब का ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होता है रे का, उस स्लैब से पार करने में अगर टी समय लगा तो उसका म्यू टाइम्स ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहलाता है। यानी म्यू टी को हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं फ्रिंज शिफ्ट। ये फ्रिंज शिफ्ट किसको कहते हैं? फ्रिंज शिफ्ट। अब जरा सपोज कीजिए कि यह एक स्लिट है और दूसरा स्लिट यहां है, यह S1 स्लिट है, यह S2 स्लिट है। यह सपोज कर लीजिए कि स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन, और यह इसका सेंटर वो जो है सब पर्दे का स्क्रीन का सेंटर है। अब इसके सामने एक ग्लास स्लैब हमने रख दिया है, ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब का कुछ न कुछ थिकनेस होगा। अब यहां से सामने से रख लिए तो सपोज कीजिए कि लाइट ट्रेवल कर रहा है इससे और इससे, तब पाथ या डिस्टेंस अगर y है तो y का वैल्यू क्या होगा? सब पहले देखें कि ऑप्टिकल स्लैब के बीच पहले हम देखें कि पहले से पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 है। जब स्लैब नहीं था तब इस दोनों के बीच पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 था। लेट डेल्टा x1 बी द पाथ डिफरेंस in absence of slab. Then डेल्टा x1 बराबर है S2p माइनस S1p, और हम लोग इसको निकाले थे तो यह आया था YD बाई कैपिटल D। याद कीजिए, यह आया था YD बाई कैपिटल D। और यदि हम स्लैब के कारण पाथ डिफरेंस की बात करें, स्लैब के कारण, इस स्लैब के कारण पाथ, इफ डेल्टा x2 बी द पाथ डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब, देन डेल्टा x2 इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला था यह म्यू माइनस 1 इंटू टी था। तब y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू हम लिखेंगे
यानी फ्रिंज का पोजीशन, नाउ न्यू पोजीशन ऑफ द फ्रिंज is y is equal to, y का वैल्यू हमको निकालना है और नया फ्रिंज का जो नया फ्रिंज बन रहा है उसका पोजीशन निकालना है। तो हम लिखेंगे y बराबर है या डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा टू है, चाहे ऐसा कीजिए। तो पाथ डिफरेंस पहले निकालिए, देन पाथ डिफरेंस अब पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2। पहले से डेल्टा x1 पाथ डिफरेंस था दोनों के बीच, अब डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 हो जाएगा पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस घट जाएगा। तो हम लिखेंगे डेल्टा इधर है तब डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2, और डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 को कैसे लिखेंगे? डेल्टा x1 है yd बाई डी, यहां लिखे हैं, माइनस डेल्टा x2 है म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब देखिए, अब मैक्सिमा और के लिए कंडीशन लगाइए। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा? कंडीशन फॉर मैक्सिमा इज डेल्टा x मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n is 0, 1, 2, 3, 4, etc. For condition of maxima, delta x must be equal to n lambda, where n is 0, 1, 2, 3 इत्यादि याद है होगा आपको। तो डेल्टा x के जगह पर यह रखें तो हो जाएगा yd बाई डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर है n लैम्डा। yd बाई डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर है n लैम्डा। अब हम इसको मिटाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि देन yd बाई डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर है n लैम्डा, जहां n 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा है। तो इसको हम लिख सकते हैं yd बाई डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी प्लस n लैम्डा, और यह yd बाई डी है। यदि y निकालेंगे, पहले एक काम करते हैं कि n लैम्डा को पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। n लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो y बराबर क्या होगा? इसलिए y बराबर हो जाएगा, ये d चला जाएगा ऊपर में और स्मॉल d चलाएगा नीचे में, तो हो जाएगा n d लैम्डा बाई ये d नीचे में स्मॉल d प्लस म्यू माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी प्लस स्मॉल डी। अब जरा देखिए कि मैक्सिमा के लिए पहला कंडीशन क्या था? यह था पहले जो हम पढ़ाए थे बिना स्लैब के। तो यह मैक्सिमा के कट के लिए पोजीशन था y बराबर है n डी लैम्डा बाई डी। लेकिन अभी जब स्लैब डालकर हम किए हैं तो नया पोजीशन आ गया y बराबर n डी लैम्डा बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। तो बढ़ा कितने से? शिफ्ट कितना से हुआ? इतने से हुआ। इसलिए फ्रिंज शिफ्ट हम किसको कहेंगे? जितना से बढ़ गया फ्रिंज शिफ्ट
फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। यही फ्रिंज शिफ्ट के लिए फार्मूला हुआ, अर्थात इतना का शिफ्ट कर जाएगा। अगर पहले से सपोज कीजिए कि यहाँ मैक्सिमा था, अब वही मैक्सिमा यहाँ चला आया, जो मैक्सिमा यहाँ था वह यहाँ कहीं चला आया, यहाँ वाला कहीं यहाँ चला आया, जिधर स्लैब है उधर शिफ्ट कर गया। सारे ब्राइट फ्रिंजेज और डार्क फ्रिंजेज शिफ्ट कर गए। इधर शिफ्ट किए तो जिधर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा था। सपोज कीजिए कि स्लैब अगर इधर लगता तो शिफ्ट सारे फ्रिंज शिफ्ट करते किधर, नीचे की ओर शिफ्ट करते। और एक फ्रिंज शिफ्ट नहीं करता है, सारा का सारा सेंट्रल भी करेगा शिफ्ट, सेंट्रल मैक्सिमा भी शिफ्ट करेगा। कितने के बराबर करेगा शिफ्ट, तो इतना के बराबर करेगा शिफ्ट। तो सेंट्रल मैक्सिमा भी करेगा शिफ्ट, और सब जितने भी ब्राइट फ्रिंजेज हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा इत्यादि सभी एन जो एन फ्रिंजेज हैं, सारे के सारे एन फ्रिंजेज शिफ्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और, फ्रिंज शिफ्ट को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज जरा देखिए एक चीज के लिए कि बीटा बराबर क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी होता है। बीटा बराबर है डी लैम्डा बाई डी होता है। बीटा बराबर है डी लैम्डा बाई डी होता है। तो डी बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए डी बाई डी को हम लिख सकते हैं बीटा बाई लैम्डा। तो डी बाई डी के जगह पर हम बीटा बाई लैम्डा लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू बीटा बाई लैम्डा। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से दोनों ही फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि यह फ्रिंज शिफ्ट के बराबर है। एक और ध्यान रखना है कि जिधर स्लैब होगा उधर ही फ्रिंज शिफ्ट करेगा। अगर दोनों तरफ स्लैब रहेगा, दो स्लैब रहे, यहां भी स्लैब रहे और यहां भी स्लैब रहे, तो जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उधर शिफ्ट होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये फ्रिंज शिफ्ट के लिए अब नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड कितना होगा, नंबर ऑफ कितने फ्रिंज शिफ्ट कर जाएंगे, एक करेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे, चार करेंगे, कितने फ्रिंज शिफ्ट कर जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। नंबर ऑफ फ्रिंज कितना दूर तक शिफ्ट करेंगे या कितने फ्रिंज शिफ्ट करेंगे, इसको निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड बराबर है फ्रिंज शिफ्ट डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ अगर फ्रिंज शिफ्ट में जितना है उसमें बीटा से डिवाइड कर दें तब यह हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई लैम्डा। क्यों, क्योंकि इसमें हम बीटा से डिवाइड कर रहे हैं, फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर रहे हैं, तो यह बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई लैम्डा। दिस इज द फ्रिंज शिफ्ट। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि फ्रिंज शिफ्ट क्या है। अब मान लो कि कोई बाइक्रोमेटिक लाइट है, उससे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर ये टॉपिक खत्म हो चुका है, ये टॉपिक फ्रिंज शिफ्ट क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड कितना होता है, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड कितना होता है, यह सब चीज हमने निकाल लिया है। इस फार्मूला को एकदम याद रखना है। प्रॉब्लम बनाने के लिए फार्मूला याद रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अब दूसरा टॉपिक में थोड़ा सा एक चीज हमको ध्यान देना है कि सपोज कीजिए कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोई स्लैब नहीं रखे हैं, सिंपल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन हम मोनोक्रोमेटिक लाइट से नहीं करके बाइक्रोमेटिक लाइट का उपयोग कर रहे हैं।
बाइक्रोमेटिक लाइट का मतलब हुआ कि दो कलर का मिक्सचर है। सपोज कीजिए कि एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है, दोनों का मिक्सचर है। तो दोनों का जब मिक्सचर है तो उस मिक्सचर के कारण से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहीं न कहीं उस दो तरह का ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेगा, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। तो दोनों बनेगा, एक का वेवलेंथ बड़ा है, दूसरे का वेवलेंथ छोटा है। तो कहीं न कहीं पहला और दूसरा एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, यानी कहीं न कहीं पहला और दूसरा एक दूसरे को ओवरलैप इसलिए करेगा कि एक का फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा, दूसरे का फ्रिंज विड्थ कम होगा। जैसे रेड कलर का फ्रिंज विड्थ होता है बीटा बराबर है डी लैम्डा बाई डी, जिसके लैम्डा का वैल्यू ज्यादा होगा उसका बीटा का वैल्यू ज्यादा होगा। तो जिसके लैम्डा का वैल्यू ज्यादा होगा उसके बीटा का वैल्यू यानी उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा। तो ज्यादा चौड़ा किसका होगा? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज चौड़ाई की चौड़ाई ज्यादा होगी रेड कलर के लिए और ब्लू कलर के लिए कम चौड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि चौड़ा अगर होगा तो समान दूरी तक के लिए देखें तो नंबर ऑफ फ्रिंजेज कम होगा रेड कलर का और नंबर ऑफ फ्रिंजेज ज्यादा होगा किसका? ब्लू कलर के लिए उतने ही दूरी तक जाने के लिए नंबर ऑफ फ्रिंज ज्यादा होगा। सपोज कीजिए यह नहीं है, अब बायक्रोमेटिक लाइट से किए हैं, तो सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक यहां पर तो दोनों ब्राइट होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। इसके बाद हो सकता है कि यहां रेड हो तो रेड बड़ा हो और ब्लू इतने ही दूर में हो, कहीं यहां हो जाए यहां हो, इतने ही दूर में हो। तो कहां पर शिफ्ट करेगा? इसके लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं कि n इंटू बीटा लार्जर लेंथ वाले का लार्जर वेवलेंथ के लिए बराबर होगा n+1 इंटू बीटा इंटू शॉर्टर वेवलेंथ। इसको ध्यान में आप रखेंगे। बायक्रोमेटिक लाइट का जब कोई प्रॉब्लम आएगा, जैसा कि प्रॉब्लम एससी वर्मा की किताब में भी है, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे n बीटा l इज इक्वल टू n+1 इंटू बीटा शॉर्टर। तो आज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में समाप्त कर रहा हूं। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू होने वाला है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हम पढ़ाते रहेंगे, साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड है कि मैग्नेटिज्म को शुरू करने का, चैप्टर नंबर एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने का। तो अगले क्लास में हो सकता है कि चैप्टर 5 हम शुरू कर दें, साथ साथ डिफ्रैक्शन का भी क्लास चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।